हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में आ गए। पहले लेक्चर में मैंने वर्क और इंटरनल एनर्जी पे आपको पीएचडी कराया। क्या वर्क पे आपकी 100% क्लियरिटी हुई? क्या इंटरनल एनर्जी के सवाल जो मैंने आपको दिए थे वो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, सीवी इंटरनल एनर्जी लिखने वाले सवाल हो गए? तो एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत इजी तरीके से आपको मैंने बताया। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ये इतना इजी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। आपको 100% रिवीजन की तरह लगा। आप लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर आप देख ही रहे होंगे। ड्यूरेशन पर मुझे नहीं पता, मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, लेकिन मैं 45 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो अलग बात है, फिर उसको काटने का क्या मतलब है। मैं देख देख के टाइम देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बात, मंडे को शायद वैकेशन है आपका, तो इसलिए मैंने सोचा एक दिन में 1-1.5 घंटे का भी लेक्चर नहीं देता हूं। मैं आपको 40-45 मिनट का लेक्चर दूंगा, एकदम रिवीजन की तरह लगेगा। कुछ चीजें जो एमआर स्कैम या बहुत थोड़ी सी समझने में कठिनाई आ सकती है, थोड़ा एनालिटिकल रीजन, टफ चीजों की तरफ हम लाइव नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हें लगेगा कि एकदम लाइव की तरह पढ़ रहा, 100% समझ आ गया, कोई डाउट ही नहीं है, पूरा रिवीजन की तरह लग रहा है। वैसी चीज मैं अभी तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? 100% तू पहले लेक्चर देख, तुम्हारा पूरा खून में उतर जाएगा। और आसान है ये सेक्शन, बहुत आसानी से मैं तुम्हें चीजें समझाऊंगा। नीट, जेई और एडवांस पे भी डायरेक्टली इसी से सवाल आते हैं, वो भी मैं तुमको बाद में करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? चल, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल और आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूं, ये 100 रुपए का, वनली रेस 100 रुपीज वनली, ठीक है? 100 रुपए का नोट देता हूं, बताओ क्या करेंगे आप इसमें धनराशि का? जल्दी बताइए, कमेंट करके तुरंत से बताइए। अभी स्क्रीन रोको और बताओ क्या करोगे। बताओ, 100 रुपए अगर मैं तुम्हें आज के आज अभी दे दिया मैंने, तेरे मुंह पे फेंक के मारा, ले 100 रुपए, बताओ क्या करोगे? सभी लोग बताएंगे क्या करेंगे आप इतने 100 धनराशि का। जल्दी फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए, तुरंत से तुरंत। कुछ बता रहे हो ना? बता दिया? अब इधर आओ। तूने ये तो पूछा ही नहीं सर, दिया क्यों है? सर कुछ दे रहे हो तो कुछ कारण होगा। हाँ, तुम पे थोड़ी डिपेंड करता है कि तुम क्या कर लोगे 100 रुपए लेके। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि जब मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं तो क्या बोल के दे रहा हूं। अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और कल बोला कि कल वापस यही 100 का जो नोट है ना, कर्रा नोट, मुझे वापस चाहिए, एक भी पैसा खर्च कर दिया ना तो ऊपर से नीचे तक रौंद दूंगा। बता तेरे मन में क्या है? सर हम लेवे नहीं करेंगे ऐसा पैसा। हाँ गुरुजी, हम ही नहीं लेवे नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं दूंगा, जबरदस्ती दूंगा, तेरे मुंह में ठूस दूंगा, तेरे पॉकेट में डाल दूंगा और बोलूंगा कल के कल मुझे वापस चाहिए। सर ये क्या तरीका है? यही होता है जो तुम वो पढ़ते हो, प्रोसेस पढ़ते हो, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का बेसिक यही मतलब है। पहले ये समझो, मैंने तुम्हें दिया पैसा और बोला कि सारा का सारा मुझे कल वापस चाहिए। इसका मतलब ये कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुम उसको खर्च नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन दे दिया, हाँ सर, तो जो भी पैसा मैंने दिया पूरा का पूरा तुमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा। हाँ सर समझ आ गया, खर्च नहीं कर सकते, एज इट इज हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, कल वापस मांगोगे तो दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने तुम्हें पैसे दिए और बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, जा खर्च कर दे साला, और बोला बचना नहीं चाहिए, जिंदगी जी ले, पूरा खर्च कर दे, तो जाके तुम खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे तुम पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने तुम्हें पैसा दिया, बोला कि कुछ खर्च करना कुछ रख लेना, अब कितना खर्च करोगे तुम पे डिपेंड करता है। तो पहली बात ये समझना, एग्जैक्ट थर्मोडायनेमिक्स यही होता है। सर क्या? हम गैस को हीट देते हैं। सर ठीक है, देते हैं। अब हीट देते हैं मतलब जैसे मैंने तुमको पैसा दिया, अब पैसा देने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खर्च करोगे या बचाओगे। अब ये खर्च करोगे बचाओगे दो बातों पे डिपेंड करता है, मैंने क्या बोल के दिया और तुम्हारा नेचर कैसा है, ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है। अब देखना, मैंने हीट दिया, अभी हीट लेके गैस दो चीज कर सकता है, पूरा का पूरा स्टोर कर लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर बढ़ा के। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। या वो खर्च कर सकता है अपने एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ा के, मतलब वर्क डन करके। यही तो दो काम कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो? सर या तो हम स्टोर करेंगे, सेव करके रखेंगे, या खर्च कर देंगे, खर्च कर देंगे। तो यही तो है, जो मैंने तुमको पैसा दिया मतलब गैस को हीट दिया, गैस को हीट दिया, वो दो काम कर सकता है, या तो अपनी इंटरनल एनर्जी में स्टोर करके रखेगा या खर्च कर देगा। अब आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हो। हीट दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो ड्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब खर्च नहीं कर सकता है, खर्च नहीं कर सकता तो ये जीरो, मतलब सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब
इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा जीरो, मतलब जो पैसा दिया सारा खर्च कर देगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का यही तो मतलब है कि हम गैस को हीट देते हैं, ये बोल के देते हैं कि जा सब खर्च कर दे, स्टोर करके मत रखना। अरे भाई साहब, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम गैस को हीट देते हैं, बोल रहे हैं कि तू खर्च मत करना, सारा स्टोर करके रखना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में हम उसको फ्रीडम देते हैं, कुछ खर्च करो कुछ स्टोर करो। तो तुमको समझ आया कि एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे मैंने रिलेट करके समझाया और प्रोसेस का क्या मतलब है। फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक चीज तो डाल दो, सब मजा आ गया, चीजें रिलेट हुई। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी पर बेस्ड होता है। हम डीक्यू हीट जो देते हैं या लेते हैं, डीक्यू डिपेंड करता है कि तुमने दिया है कि लिया है, उसके हिसाब से साइन अभी बताऊंगा। डी चेंज इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू वर्क डन। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब चलो यहां पे समझो कि अगर मान लो गैस को मैंने हीट दिया ही नहीं, तो डीक्यू हो जाएगा जीरो। नो हीट गिवन, नो हीट गिवन और टेकन आउट फ्रॉम गैस। हमने गैस को हीट दिया ही नहीं, जैसे मैंने तुमको कोई पैसे ही नहीं दिए, तो तुम्हारे वर्थ में जो चेंज हुआ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, पैसे दिए ही नहीं, तो जितना तुम्हारे पास होगा वो होगा। खैर, तो मैंने कुछ हीट दिया ही नहीं, अंदर में कुछ न हीट दिया न लिया। डीक्यू अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम गैस, गिवन टू द गैस, और हीट एडेड टू द गैस, हीट एडेड टू गैस। ये दो तरीके से लैंग्वेज लिखा हो। और डीक्यू अगर तुम्हारा कहीं निगेटिव है, इसका मतलब है हीट टेकन आउट। जैसे मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं तो ले भी तो सकता हूं, हीट टेकन आउट फ्रॉम गैस, मतलब गैस से हमने हीट निकाल लिया। तो हीट जब गैस से तुम कुछ निकालोगे तो उस तरह के हीट को हम निगेटिव बोलते हैं, डीक्यू निगेटिव लिया जाएगा। अब देखो कोई भी फॉर्मूला जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहा हूं, यहां लिख लेना बेस्ड ऑन एनर्जी, तो इसमें डीक्यू तीन तरह का हो सकता है, या तो डीक्यू जीरो होगा, डीक्यू पॉजिटिव होगा, डीक्यू निगेटिव होगा। उसका मतलब समझ में आया? हाँ सर, डीक्यू पॉजिटिव का मतलब हीट हमने दिया है, डीक्यू निगेटिव का मतलब हीट निकाला है, और डीक्यू जीरो का मतलब ना तो हीट दिया है ना हीट निकाला है। सर समझ में आ गया। अब मान लो कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो यह वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डी डब्ल्यू तुम्हारा जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। हाँ सर, अगर मान लो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बोला है कि वॉल्यूम इंक्रीज किया है, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले सुखड़ी था अब फैल गया, मतलब डी डब्ल्यू तुम्हारा क्या जाएगा? पॉजिटिव। और ये है पॉजिटिव वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। क्लियर है क्या? हाँ। अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, घट रहा है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो रहा है? घट रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें तीन टर्म है और तीनों के तीन तीन पॉसिबिलिटी है। डीक्यू जीरो मतलब ना तो हीट दिया ना लिया, डीक्यू पॉजिटिव मतलब हीट गिवन टू द गैस और एडेड टू द गैस, डीक्यू निगेटिव मतलब हीट निकाल दिया। अगर बोले 40 कैलोरी हीट या 40 जूल हीट मैंने गैस से निकाल लिया, तो फॉर्मूले में डीक्यू को आप निगेटिव लिखें, हीट टेकन आउट फ्रॉम गैस, टेकन आउट फ्रॉम गैस। दिया है तो पॉजिटिव, लिया है तो नेगेटिव। अच्छा, कंप्रेशन हो तो वर्क नेगेटिव, एक्सपेंशन हो तो पॉजिटिव। ये बातें तुमको इजी लग रही है कि नहीं यार? सर बहुत इजी। अब देखो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो डिफाइंड होता है वो होता है यू बराबर हाफ ऑफ नफरत, एनएफआरटी, हाफ ऑफ नफरत। अब यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हाफ एन एफ आर डी टी। ठीक है, अब मैं इसमें तीन चीजें आपको बताता हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आएगा, जो इंटरनल एनर्जी होगी वही रहेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज है, तो तुम्हारा डी पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, देखो टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, डी है तो इसको लिख सकते हो, डी को हाफ एन एफ आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर बढ़ रहा है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर घट रहा है, डिक्रीजिंग है टेम्परेचर, तो यहां पे डी तुम्हारा आ जाएगा निगेटिव। सिंपल सी बात है। क्या यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई? हाँ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये सिंपल सा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तुमको इस पर लैंग्वेज वे सवाल होगा,
कि इतना हीट दिया, इतना निकाल लिया, इतना वर्क डन है तो चेंज इंटरनल एनर्जी बताओ। एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा और कराऊंगा भी। जेई मेंस में इजी इजी सवाल, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। जैसे मान लो एक सवाल हम यहां पे लिखते हैं, ये सवाल है, चलो क्या सवाल है देखो, क्या सवाल है देखो, क्या सवाल है देखो। इफ हीट एडेड टू द गैस इज 30 जूल, मतलब दिया है मैंने एडेड टू द गैस इज 30 जूल, मतलब ऐड किया तो इसको प्लस 30 जूल लेंगे। एंड वर्क डन बाय गैस इज 40 जूल, मतलब DW बराबर तुम्हारा पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय गैस, हम DW डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन में वो पॉजिटिव होता है, गैस ने अपना एक्सपेंशन किया, गैस कंप्रेस हो जाएगा तो नेगेटिव होगा, गैस एक्सपेंड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। चेंज इन इंटरनल तो क्या लिखोगे, DQ बराबर DU प्लस DW, DQ बोलो सर 30 जूल, बराबर चेंज इन इंटरनल DU प्लस DW है 40 जूल। अब पहले ही सवाल में तुम्हें कंफ्यूजन कि सर हीट तो दिया 30 जूल लेकिन वर्क डन वो 40 जूल कर लिया, ये कैसे हो सकता है, टेम्परेचर कम करके, इंटरनल एनर्जी कम करके। देखो यहाँ पे चेंज इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, ड्यू बराबर आएगा 30 माइनस 40, तो ये 30 माइनस 40 माइनस 10 जूल। अब इसका मतलब समझना, भाई मैंने तुमको 30 रुपए दिए और तू खर्च 40 रुपए कर दी, इसका क्या मतलब, जो मैंने 30 किया हो तो 30 तू खर्च किया ही, बचा हुआ अपने पैसे में से जो स्टोर करके कहीं रखा हुआ था उसमें से 10 रुपए खर्च किया हो। तो मैंने दिया 30 और तुमने अपने इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर घटाया, मतलब ड्यू निगेटिव, मतलब टेम्परेचर घटा होगा, टेम्परेचर घटा के इंटरनल एनर्जी घटा के थोड़ा वर्क किया, टोटल वर्क मेरे हीट देने की वजह से 30 और चेंज इंटरनल एनर्जी माइनस 10 है, उसके वजह से तुम्हारा होगा 10 का वर्क डन। तो देखो टोटल वर्क डन 40 यहाँ पे है। क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि क्यों माइनस 10 जूल का क्या मतलब है, माइनस 10 जूल का क्या मतलब है, बस मैं ये बता रहा हूं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत ईजी लग रहा है। अब देख, मान ले बेटा ये P और V का ग्राफ, मान ले कोई पॉइंट यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम है V0, प्रेशर है P0, तो यहां पे टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से तो ये लिख सकता है PV इज इक्वल टू NRT, ये P0 V0 और ये NRT। तो मान ले कि NR को नीचे लिखूं, P0 V0 बटा NR इज इक्वल टू, यहां पे टेम्परेचर को हम मान सकते हैं T0, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहां पे अगर मान लो वॉल्यूम है V0 और प्रेशर है P0, ये गिवन है, तो P0 V0 बटा NR को हम T0 ले बोल सकते हैं, सर बोल दीजिए। अब मान लो गैस सीधा यहां से कहीं इस पॉइंट पे गया ऐसे, तो क्या वॉल्यूम बढ़ा है, देखो ऐसे गया है, ऐसे ये पाथ है, मान लो वॉल्यूम बढ़ के हो गया है 2V0 और प्रेशर बढ़ के हो गया है 2P0, वॉल्यूम 2V0 प्रेशर 2P0, मान लो इस पॉइंट पे बी पे, और ये पॉइंट है, क्लियर है। तो ए पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा P0 V0 पर NRT, P0 V0 बटा NR को हमने T0 बोल दिया, ठीक है। तो बोल सकते हो कि अगर मुझे V0 पता है, P0 पता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से P0 V0 पर NRT, तो T0 हो जाएगा P0 V0 बटा NR। अब बी पर गैस आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 2P0, प्रेशर 2P0 है यहाँ पे, वॉल्यूम 2V0 बराबर NR, टेम्परेचर एट बी, यही लिखोगे NRT, PV बराबर NRT। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, चाहे कोई सी प्रोसेस के लिए लिखो। अब यह आ जाएगा 4P0 V0 बटा NR दैट इज इक्वल टू TB। अगर P0 V0 बटा NR ए पॉइंट पे, ए के टेम्परेचर को ये मैंने लिखा है, तो क्या यहां पे 4 गुना टेम्परेचर, 4 गुना T0 बोल सकते हैं, P0 V0 बटा NR, P0 बटा V0 बटा NR को T0 बोलो, 4T0 बराबर T। तो क्या यहां का टेम्परेचर 4T0 होगा, अच्छा 4T0 होगा। अगर मैं यहां पे इंटरनल एनर्जी लिखूं, तो इंटरनल एनर्जी होगा ए पॉइंट पर हाफ NFR टेम्परेचर एट ए, हाफ ऑफ नंबर, एंड बी पर क्या हो जाएगा सर, बी पर हो जाएगा हाफ NRF टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ बी हो जाएगा हाफ NRF, टीबी को क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ T0, ये बी की टेम्परेचर है, ठीक है। तो बी पर इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है बी पर इंटरनल एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, तो देखो इंटरनल एनर्जी बड़ा सिंपल सा है, फाइनल इंटरनल एनर्जी बी पर माइनस इंटरनल एनर्जी ए पर, फाइनल इंटरनल एनर्जी बी पर बोलो क्या, हाफ NFR 4T0, देखो हाफ NFR 4T0 माइनस हाफ NFR TA, हाफ NFR TA, TA को T0 बोलोगे, तो यहां से हाफ NFR T0 कॉमन निकल जाएगा, 4 बचेगा, हाफ NFR T0 कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा हाफ NFR T0 इंटू 3, ये तुम्हारा DU आया है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। कि ये बात तुमको समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक वर्क डन कुछ लेट से W1 हुआ, इसका एरिया,
ए से बी तक जाने में पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन होगा। मान लो उसको हम निकाल सकते हैं, वैसे हम मान लेते हैं कि कुछ W0 वर्क आया है, मान लिया ए से बी का टोटल वर्क डन। अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि अगर मैं इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रास्ते से जाता हूं ऐसे, ये पाथ 1 है, हमने सारा डिस्कशन इस पाथ 1 के लिए किया है, पाथ 1 के लिए किया है, सारा डिस्कशन पाथ 1 के लिए किया है, फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 1। अब मैं दूसरे रास्ते से उसी इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक जाता हूं, तो बी पाथ में क्या चेंज हो जाएगा? पहले जैसा था उससे, और क्या सेम रहेगा? तो फॉर पाथ बी बी पाथ के लिए क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी? सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, हाफ एन एफ आर टी नॉट इंटू 3 रहेगा, सेम एज पाथ है, सेम एज पाथ है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। आप यहां से इस रास्ते पर गए तो आप तो यहां का टेम्परेचर निकाल लिए, यहां का टेम्परेचर निकाल लिए, और यहां का टेम्परेचर से आपने पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी लिख लिया, उसमें चेंज निकाल लिया। आप इस रास्ते से गए कि इस रास्ते से गए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तीसरा रास्ता भी लोगे, ये तुम्हारा पाथ 2 हो गया और ये तुम्हारा पाथ 3 हो गया, तो तू किसी भी रास्ते से जा, इनिशियली ए पर है तो ए पर प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, उसके वजह से टेम्परेचर टी आएगा। तुम यहां पर गए, प्रेशर 2 पी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट, टेम्परेचर कुछ वहां का निकाल लोगे। तो चाहे किसी रास्ते से जाओ, ए और बी का जो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम डिफाइंड कर रहा है वो तो तीनों पास के लिए सेम है। तीनों रास्ते का इनिशियल पॉइंट सर ये है ए, तीनों रास्ते का फाइनल पॉइंट सर ये है बी, तीनों रास्ते का इनिशियल पॉइंट, तीनों रास्ते का फाइनल पॉइंट आइडेंटिकल है, तीनों का इनिशियल पॉइंट है, तीनों का फाइनल पॉइंट है, तो तीनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम, तीनों का फाइनल टेम्परेचर सेम, तो तीनों का इनिशियल इंटरनल सेम, फाइनल इंटरनल सेम, तीनों पाथ में चेंज सेम आएगा। बट वर्क तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। वर्क डिफरेंट फॉर ऑल थ्री, वर्क डिफरेंट फॉर ऑल थ्री, यस और नो? तो सही बात कह रहे हो, वर्क तीनों में अलग होगा। एरिया सबसे ज्यादा कौन कवर करेगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वर्क को बताता है। वॉल्यूम एक्स के साथ सबसे ज्यादा एरिया कौन बनाएगा? पाथ 2, तो पाथ 2 का वर्क डन सबसे ज्यादा, पाथ 1 का उससे कम, पाथ 3 का सबसे कम। बट ड्यू सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। सर यहां पे टेम्परेचर कैसे लिखा नहीं समझ में, आइडियल कैसे क्वेश्चन से? यहां पे हमें ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इसलिए हमने ए और बी पर टेम्परेचर लिख लिया। देखो यहां पे पीवी का प्रोडक्ट पी नॉट वी नॉट है, यहां पे 2 पी नॉट और 2 वी नॉट, मतलब 4 गुना पीवी का प्रोडक्ट है तो टेम्परेचर 4 गुना हुआ होगा, सिंपल सी बात सर। ओके, अब यहां पे सवाल समझना, सिंपल यहां पे एक सवाल समझना। ये रास्ता है ए से बी का पहला और ये दूसरा रास्ता, इसको एक्स और वाई बोल देते हैं, ये पाथ एक्स, ये पाथ वाई। बताओ ड्यू पाथ एक्स में और पाथ वाई में सेम होगा? भाई एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में इस पर। और पाथ जेड भी ऐसे बना लेता हूं मैं, ऐसे, ये पाथ जेड पर भी सेम होगा क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों पाथ के इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट भी सेम। लेकिन अगर आप वर्क डन पूछेंगे तो वाई पाथ का सबसे ज्यादा, वर्क डन एक्स पाथ का उससे कम, एंड वर्क डन सबसे कम आएगा आपका जेड पाथ का। हाँ सबसे कम आएगा जेड पाथ का, वर्क डन सबसे कम आएगा जेड पाथ का। देखो ना तुम यहां भी जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला पोर्शन है और इसका देखो यहां तक है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? उसमें होगा। अब इसका एप्लीकेशन एक यहां पर देखिएगा क्या है, इफ हीट गिवन इन पाथ 1 इज 20 जूल एंड वर्क डन इज 30 जूल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी लिख देता हूं, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब सवाल सुनना अच्छे से, इफ हीट गिवन इन पाथ 1 इज 20 जूल, पाथ 1 कहां? ये है, ए से हम पहुंचे यहां, फिर पहुंचे यहां, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल से हम फाइनल तक जा रहे हैं, तो इनिशियल से फाइनल तक गए हम एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से हम उसी इनिशियल ए से फाइनल तक गए। सवाल कह रहा है इफ हीट गिवन इन पाथ 1 इज 20 जूल एंड वर्क डन इज 30 जूल फ्रॉम ए टू बी, देन फाइंड वर्क डन इन सेकेंड पाथ इफ हीट गिवन इन सेकेंड पाथ इज 40 जूल। सर हीट पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, वो तो आपने बताया नहीं बताया, तो सर इस कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq बराबर du प्लस dw होता है। अब इस तीनों में से पहले रास्ते के लिए और दूसरे रास्ते के लिए कौन सी चीज कॉमन है? इन दोनों तीनों चीजों में से पहले और दूसरे रास्ते के लिए कौन सी चीज कॉमन है? पहले रास्ते का इनिशियल पॉइंट है, दूसरे का भी इनिशियल पॉइंट है।
पहले रास्ते के लिए फाइनल पॉइंट भी, दूसरे का भी फाइनल भी। क्या ये तुम्हारा जो डी है वो अगर लिखोगे तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू, क्या ये वाला टर्म सेम इन बोथ है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन बोथ पाथ है। हाँ, इसका एप्लीकेशन से भाई नीट मेंस एडवांस में भरे पड़े हैं सवाल। ऐसे ग्राफ बना देंगे, दो रास्ता दिखा देंगे, बोलेंगे इसमें वर्क डन इतना है, हीट इतना है, दूसरे में हीट इतना है, तो वर्क बताओ। क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पाथ का सेम है, तो ड्यू सेम होगा। अब ड्यू दोनों पाथ का सेम है, तो पहले पाथ में वर्क डन माइनस हीट गिवन माइनस वर्क डन, इसको इधर लाया तो निगेटिव हो। हीट गिवन माइनस वर्क डन पहले पाथ का चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हीट गिवन माइनस वर्क डन दूसरे पाथ का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू पहले पाथ का बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू दूसरे पाथ का। हीट बताओ क्या है? हीट गिवन इन पाथ इज 20, गिवन है तो गिवन 20 जूल लेंगे, वर्क माइनस है इस फॉर्मूले में, वर्क डन इज 30 जूल, तो 30 जूल वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू इफ फाइंड वर्क डन इन सेकंड पाथ इफ हीट गिवन इन सेकंड पाथ इज 40 जूल, ये डीक्यू है 40 जूल माइनस डी डब्ल्यू हम निकाल लेंगे बस। 20 में से माइनस 30 जाएगा, माइनस 10 बराबर 40 माइनस डी डब्ल्यू टू, माइनस डी डब्ल्यू टू इधर ले आओ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, माइनस 10 उधर जाएगा तो 40 प्लस 10 बराबर 50 जूल आंसर। यही कंसेप्ट है कि ए से बी तक आप गए, यहां पर जो टेम्परेचर है ए पर वो इस पाथ के इनिशियल पॉइंट इस पाथ के इनिशियल पॉइंट पे सेम है, यहां पे जो टेम्परेचर आएगा बी पे दोनों पाथ के लिए सेम है। और यहां पे कोई स्केलिंग नहीं करते हैं, दो पाथ दिखा देते, दोनों का इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो दोनों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा, बस खत्म। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, ठीक है? लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आया भाई, एन नंबर ऑफ सवाल इसी पर बेस्ड होते हैं डायरेक्ट। क्लियर? हाँ सर ये आसान है। आओ हम समझते हैं यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे आपके जेहन में आता है आप समझ लेते हैं कि सर ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ और आइसोथर्मल प्रोसेस एक ही चीज को बताता है, वो कहता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर किसी भी गैस का कांस्टेंट रखना बहुत आसान काम नहीं होता है। हीट दे सकते हैं कि नहीं? सर हाँ हीट दे सकते हो, तो हीट देंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डी टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर तुम हीट दिए किसी भी गैस को, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट तो नहीं है, हीट दे सकते हैं, हाँ हीट दे सकते हैं, हीट देंगे तो फटफट टेम्परेचर बढ़ा लेगा। सर लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हम हीट देते हैं सर जी, तो कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं? स्लो प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं कि उसको हीट देते जाते हैं और गैस को समय देते हैं अपना वर्क कर ले, ताकि वो कोई भी गिवन हीट स्टोर ना करे एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में, और टेम्परेचर ना बढ़े। अगर तुम फास्ट दे दोगे ना हीट तो गैस अलबला जाएगा, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ये तुम्हारा स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट नहीं हो सकता। फास्ट होगा तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हीट दोगे तो गैस अलबला जाएगा यार तुरंत से। मैं मान ले कि तुम्हें तुरंत से 5 लाख रुपए दे दूं, भाई तू बोलेगा मैं क्या क्या करूं, तुरंत से गड़बड़ा जाएगा। मैं धीरे धीरे करूं तुमको दूं, तू धीरे धीरे सेव करता जाए, सेव करता जाए, सेव करता जाए, तो हो सकता है। जैसे सॉरी ना उल्टा बोल दिया, सॉरी, सुनना कि मैं तुम्हें अचानक से मान लो 5 लाख रुपए दे दिया, बोला खर्च कर दे। अब तू कैसे इतनी जल्दी खर्च करेगा 5 लाख, बता? अब तू जाएगा कहीं, मान ले तू कुछ सामान खरीदा, एकदम सोने जवाहरात में चला गया, तो 3 लाख का सोना खरीदा, तो फिर भी 2 लाख तेरे पास बच गए, तो तू अभी बचे हुए हैं, तू कहीं और खर्च करेगा, थोड़ी देर बाद खर्च करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो तेरा सेव हो गया ना। तू सोच, अगर मैंने तुम्हें तुरंत से 5 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए दे दिए, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दिए, कैसे खर्च करेगा तुरंत? और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 5 लाख दिए तो 6 लाख खर्च कर देगा, 6 लाख भी नहीं कर सकता। तो तुरंत उसी पैसे को तुरंत कैसे खर्च करेगा? थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तब तक तो पैसा तेरे पास स्टोर हो गया, और तेरे पास पैसा स्टोर हो गया मतलब एनर्जी स्टोर हो गई तेरे पास। उसी तरीके से मान ले कोई गैस है, मैंने उसको हीट दिया, और हीट देते ही तुरंत वर्क थोड़ी ना कर लेगा, थोड़ा तो समय लगेगा ना एक्सपेंड करने में। तो अगर मैंने जल्दी जल्दी हीट दे दिया तो फिर वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा लेगा, इंटरनल एनर्जी में स्टोर कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि स्लो प्रोसेस होना चाहिए, और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि रिवर्सिबल भी है। जैसे हम जा सकते हैं जिस पाथ से हम आइसोथर्मल प्रोसेस से गए वापस भी आ सकते हैं। हाँ सर ये रिवर्सिबल होता है, स्लो प्रोसेस होता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कंडीशन आएगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में क्या होगा? तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू।
अब मैंने बोला टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए मतलब इंटरनली चेंज नहीं होना चाहिए, तो डी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, मतलब जो हीट दिया है सबका वर्क करना पड़ेगा। बताया, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब स्टोर करके नहीं रखना। दूसरा, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या फर्क आएगा? तो गैस इक्वेशन कहता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही कहता है। हाँ, अब एन है नंबर ऑफ मोल, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अब भाई साहब एनआर तो पहले भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट था, कंटेनर अगर नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहे तो टेम्परेचर और चेंज कांस्टेंट बोल दिया मैंने, तो कह सकते हैं फॉर अ गिवन गैस, ऐसा नहीं कि किसी भी गैस के लिए अगर नंबर ऑफ मोल चेंज कर दोगे तो नहीं, पीवी बराबर फॉर अ गिवन गैस एन आर टी तुम्हारा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा फॉर गिवन गैस, क्योंकि टेम्परेचर तूने आइसोथर्मल प्रोसेस से बॉयल्स लॉ से कांस्टेंट कर दिया। तो गिवन गैस के कंटेनर के लिए पीवी बराबर कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैंने गैस का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप एक्सपैंड करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो इसका प्रेशर क्या होगा? घटेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की देखो सिंपल है, पीवी और एनआरटी। तो पीवी और एनआरटी गिवन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और टेम्परेचर आइसोथर्मल बॉयल्स को लॉ से कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, यहां से ये भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर पूरा कांस्टेंट है, तो दूसरे स्टेट पर जाओगे टेम्परेचर सेम रहेगा, गैस सेम रहेगा, तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब P2 V2 लिख सकते हैं। बताओ समझ में आया? हाँ। तीसरा इसमें बात करेंगे वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन इसमें कितना होगा? सर प्रेशर चेंज हो रहा है। हाँ, प्रेशर चेंज है, तो वर्क डन प्रेशर चेंज होगा, तो यहां पे वर्क में ड्राइव करके अभी लाऊंगा, ये होता है क्या आता है यार, ये एन आर टी बाई वी, तो एनआर टी बाहर निकल जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट लॉग V2 बाई V1 ऑन द बेस ई, इसी को लिख सकते हैं आप 2.303 एनआर टी लॉग ऑन V2 बाई V1 ऑन द बेस 10, इसी को आप लिख सकते हैं DW बराबर 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2 ऑन द बेस 10। ये नहीं आया सर समझ में? तुरंत आएगा, देख इधर, तूने क्या बोला कि P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ सर जी, अब V1 को उधर भेज दे, P2 को यहाँ ला, तो क्या P1 बाई P2 बराबर ये चला जाएगा V2 बाई V1। अरे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, तो P1 के नीचे V1 और P2 के ऊपर V2, देखो तो P1 बाई P2 क्या होगा? V2 बाई V1। अब यहाँ पे तू क्या लिख रहा है? V2 बाई V1, तो इसी के अंदर V2 बाई V1 के रेशियो को V2 बाई V1 को रेशियो को P1 बाई P2 लिख सकते हैं। सर ये तो बहुत आसान है, तो देखो ये वर्क आ गया। सर ये वर्क आता कैसे, एक बार बता दोगे? हाँ बिल्कुल, ड्राइव करूंगा अभी मैं, लेकिन ये इतना वर्क होता है एनआरटी लॉग, मैं ड्राइव करके हो सकता है कुछ गलत लिखा हो तो मैं ठीक कर दूंगा। एनआरटी लॉग V2 बाई V1 ऑन द बेस ई है, तो सिंपल एनआरटी होता है, और ऑन द बेस 10 लिखोगे तो 2.303 से कन्वर्जन फैक्टर हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर कोई सा भी मैं बनाऊं, तो मैं यही कहूंगा ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं पीटी का, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा होगा, यही तो आइसोथर्मल प्रोसेस को बताएगा। ए से बी तक ऊपर जाओ या बी से ए तक जाओ, बताओ यहाँ पे टेम्परेचर ये है, यहाँ पे टेम्परेचर ये टेम्परेचर, तो पीटी ग्राफ आइसोथर्मल का ये बनेगा। अच्छा, टीवी ग्राफ कैसा बनेगा? तो सबसे पहले देखो कि हम ग्राफ किस प्रोसेस के लिए बना रहे हैं, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो आइसोथर्मल ग्राफ में ये बनेगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, तो ये एक्सिस तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। पीवी कैसा बनेगा अभी देखेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए वर्क को डिराइव करूंगा। चलो, तो वर्क फॉर आइसोथर्मल DW बराबर P इंटू डीवी होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर एनआरटी में हम P को क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं, पुट कर दो यहां पर, पुटिंग P, पुट P आइडियल गैस इक्वेशन से, मतलब कि P की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो सकती है? V के टर्म्स में, एनआरटी बाई वी आइडियल गैस इक्वेशन से, तो DW इज इक्वल टू आ जाएगा, P की वैल्यू रखेंगे एनआरटी बाई वी इंटू डीवी, कल ही सवाल कराया था इस पे मैंने, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दू, तो DW का इंटीग्रेशन आ जाए W बराबर एनआरटी बाहर, मान लो W1 से W2 लिखते हो तो डेल्टा W, एनआरटी बाहर 1 अपॉन वी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, तो ये आपका एनआरटी बाहर रहेगा, ये हो जाएगा लॉग V ऑन द बेस ई, लिमिट रखेंगे V1 से V2 तक, ये आपका आ जाएगा एनआरटी, पहले रखोगे V2 लॉग V2 ऑन द बेस ई माइनस लॉग V1 ऑन द बेस ई, यही होगा। हाँ सर, तो ये आ जाएगा आपका एनआरटी लॉग V2 बाई V1 ऑन द बेस ई, इसी को 2.303
nRT log V2 by V1 ऑन द बेस 10 से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, तो बहुत आसान है। कल ही इस पर पूरा मैंने डेरिवेशन आपको करा के बताया था, सिखाया था, चीजें विजुअलाइज कराई थी, ठीक है। तो ग्राफ फॉर आइसोथर्मल अगर आप देखते हैं, ग्राफ फॉर आइसोथर्मल, अब मिक्स ग्राफ भी आगे कराऊंगा मैं, लेकिन पहले बेसिक बेसिक सब तुम्हें बताया कि टफ चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आसान आसान कराऊंगा। देख, आसान आसान कराऊंगा। सबसे पहले देखिए जो मैंने मैप बनाया है, ये $1,000,000 स्लाइड तुमको नहीं लग रहा है? कितने अच्छे तरीके से मैंने सारे रिलेट कर दिए कि आप देख पा रहे हो, मतलब देख पा रहे आइसोथर्मल प्रोसेस कितने अच्छे तरीके से आपने सारा अरेंज कर दिया। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं VT का तो कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले देखोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल है। अच्छा, टीपी कैसा होगा सर? टीपी ऐसा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ना, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। अब हम बनाते हैं इंडिकेटर ग्राफ, पीवी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के लिए हम लिखते हैं पीवी बराबर एनआरटी, जहां पे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, क्योंकि एनआरटी पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। हाँ सर कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट है क्या वो भी देखो, तो पी बराबर एनआरटी बाई वी, ये पूरा तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ऐसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में मैं बोलूं यहां पर प्रेशर कितना है? अबे टी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? टी है। मान लिया T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो आइसोथर्मल में ही तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे P घटेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे P घटेगा। तो तुम ऐसा एरो बनाते हो तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल कर्व। और इस आइसोथर्मल कर्व में, थर्मल कर्व में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, जहां पे ये तुम्हारा टर्म कांस्टेंट है। मतलब T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 होगा, हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम। अब मैंने दो आइसोथर्मल कर्व मान लो बना लिए। एक तो मैंने ये आइसोथर्मल कर्व बनाया, एक तो मैंने ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनाया। अब बताओ, अगर मैंने ये पीवी ग्राफ बनाया है, ये मैंने बनाया T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर, तो इस ग्राफ का क्या मतलब? सर इस ग्राफ का मतलब है कि गैस, किसी ए गैस में हमने उसको T1 टेम्परेचर पे रखा है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है T1 टेम्परेचर, मतलब एक गैस का ये आइसोथर्मल कर्व है। मान लो गैस ए है ये, और ये गैस का टेम्परेचर तुम्हारा फिक्स है T1, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। ये गैस ए के लिए, और ये किसी दूसरे गैस के लिए T2 टेम्परेचर पे। अब मान लो यहां पे प्रेशर तुम्हारा कुछ ये है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है। या इसी गैस को, किसी एक ही गैस को अलग अलग टेम्परेचर बनाए, मतलब एक कोई गैस है T1 टेम्परेचर पे, और हम उस पे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देख रहे हैं, तो ऐसा आ रहा है टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट है T1। तो ये आइसोथर्मल कर्व हो गया T1 टेम्परेचर पे। मान लो उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा रहे हो तब आइसोथर्मल नहीं है। मान लो किसी टेम्परेचर T2 पे ले गए, और फिर उस T2 को फिक्स करके प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देख रहे हैं। अच्छा सर ऐसा है, मतलब यहां पे हर जगह टेम्परेचर क्या होगा? T1। यहां पे हर जगह टेम्परेचर क्या होगा? T2। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? मान लो एक ही गैस की दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने आइसोथर्मल कप बनाया, यहां पे हर जगह टेम्परेचर T1, यहां पे हर जगह टेम्परेचर T2। अब बताओ प्रेशर किसका, टेम्परेचर किसका ज्यादा है? तो सिंपल सा रिलेशन ऐसा देखोगे कि मान लो हम यहां पे कोई भी वॉल्यूम V डैश लेते हैं, इस वॉल्यूम V डैश पे यहां पे प्रेशर P डैश है मान लो, ठीक है। और इसी वॉल्यूम V डैश को अगर ऊपर एक्सटेंड करोगे, मतलब इस पॉइंट का वॉल्यूम कोऑर्डिनेट क्या होगा? इतना ही होगा। इसका प्रेशर कोऑर्डिनेट क्या तुम्हारा ज्यादा है कुछ? हाँ सर ज्यादा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर निकालू तो कैसे निकाल सकता हूं? आइडियल गैस इक्वेशन से, P डैश V डैश बराबर NR T डैश, यही बोलूंगा, या NR T1 हो जाएगा ये। भाई पीवी बराबर एनआरटी, मान लो इस पॉइंट पर मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया वॉल्यूम का V1 और प्रेशर का P1, तो क्या लिखोगे? P1 V1 बराबर NR T1, ये टेम्परेचर T1 आ गया। अब इसके लिए अगर लिखो तो यहां पर देखो क्या इसका भी वॉल्यूम V1 है, तो इसके लिए लिखोगे तो प्रेशर P डबल डैश वॉल्यूम V1 बराबर NR T2। अब मुझे बताओ, सेमी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल और वो कांस्टेंट रखो, गैस कांस्टेंट, तो क्या ये P1 V1 में वॉल्यूम तो V1 है, प्रेशर P डैश है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P डबल एस है, क्या इसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा? हाँ।
अगर तुम ध्यान से देखो या इसको डिवाइड भी कर लो तो एनआर एनआर तो दोनों कॉमन है। इसमें जो T1 आएगा पी डैश वी डैश के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसमें पी डबल डैश है, ये प्रेशर ज्यादा है, तो क्या T2 ज्यादा टेम्परेचर पे होगा? हाँ। तो ये मैंने ग्राफ जब पढ़ाया था तो भी मैंने ये रिलेशन आपको कराया था, मुझे याद है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कि जितना ज्यादा ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे मैंने बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं वाई एक्स बराबर कांस्टेंट। इसमें मान लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई एक्स बराबर कांस्टेंट, ये भी वाई एक्स बराबर कांस्टेंट, ये भी वाई एक्स बराबर कांस्टेंट। ग्राफ जितना ऊपर उठता जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा रही होगी। तो यहां पर पीवी बराबर एनआरटी में पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इनवर्सली पी और वी वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये एनआरटी कांस्टेंट है। अब मान लो ये कोई T1 टेम्परेचर पे बना है, ये T2 बना है, ये T3 बना है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व का बढ़ाते जाओगे, सर आइसोथर्मल कर्व का टेम्परेचर कैसे बढ़ा? अरे किसी एक टेम्परेचर पे आइसोथर्मल कर्व बना है, ये किसी दूसरे टेम्परेचर पे हर जगह टेम्परेचर बना है, ये तीसरे टेम्परेचर बनाओगे, तो जैसे जैसे आइसोथर्मल कर्व ऊपर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समझ में आया ये? हाँ सर ये तो बढ़िया कंसेप्ट लगा सर। यस, मान लो कि ये मैंने बनाया T1 पे, ये बनाया T2 पे, ये T3 पे, तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है ना, तो यहां पे तुम्हारा T3 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा और T1 ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अब मान लीजिए कि मैंने किसी एक गैस का T1 पे ये ग्राफ बनाया, T2 पे ये ग्राफ बनाया, ये आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल कर्व, और ये भी आइसोथर्मल कर्व है। अब मुझे बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा? दोनों आइसोथर्मल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 की T2? बताइए, सोच के बताइए गुरु, T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? तो देखो ग्राफ इज रॉन्ग, ग्राफ इज रॉन्ग, ये दोनों आइसोथर्मल कर्व हो ही नहीं सकते। क्योंकि मान लो कि यहां पे हर जगह टेम्परेचर तुम कह रहे हो कि T1 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 T1, और यहां पे हर जगह T2 बोल रहे हो, अलग टेम्परेचर, कुछ की देखो पीवी का प्रोडक्ट अलग है, तभी तो ग्राफ ऊपर नीचे। तो यहां पे कॉमन टेम्परेचर कैसे है? ये हो ही नहीं सकता है। टू आइसोथर्मल कर्व नेवर कट ईच अदर, टू आइसोथर्मल कर्व नेवर कट ईच अदर, कट ईच अदर। दो आइसोथर्मल कर्व एक दूसरे को कभी कट कर ही नहीं सकते। तो ये भाई साहब ग्राफ ही गलत है। अच्छा सर जी, ओहो, अब बुझाया। अब मान लो कि पीवी ग्राफ में ऐसा बनाता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या ये आइसोथर्मल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ए से बी तक? नहीं, ए से बी तक आइसोथर्मल कर्व नहीं है। देखो ना, ए टू बी क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट पीवी ग्राफ में पीवी बराबर एनआरटी, जब टी कांस्टेंट होगा तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी को फॉलो करेगा। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, आंसर होगा नो। तो अब बताओ टेम्परेचर कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा हो रहा है? ए से बी तक मान लो कोई ग्राफ बनाया, दिस इज नॉट आइसोथर्मल कर्व, दिस इज नॉट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नहीं है। अब बताओ इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो, अब बताओ इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सोचो। तो कैसे सोचे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये देखो कि तुम ए से बी तक जा रहे हो, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा कांस्टेंट है कुछ पी नॉट? हाँ, तो कह सकते हो कि सर पी नॉट कांस्टेंट है, मतलब आइसोबारिक नहीं हो गया सर, प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ सर, और लगातार जैसे हम आगे जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, आगे जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग कर रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर एनआरटी, ये तुम्हारा कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज continuously increasing from A to B, सिंपल है, प्रेशर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम A to B। बताओ कोई दिक्कत? आसानी लगा, आसान है। ए से बी तक लगातार तुम्हारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसको ना मैं दूसरे तरीके से कराता हूं, ये तो बड़ा सिंपल तरीके समझ में आएगा। अगर मैं तुमको ऐसे कराऊं, दूसरा मेथड, कि P है और V है, ये कोई ग्राफ बनाया मैंने ए से बी तक, यही है। हाँ, अगर मान लो कि मैं कोई आइसोथर्मल कर्व पीवी में प्लॉट करूं किसी टी टेम्परेचर पे, तो क्या ऐसा ग्राफ बना सकता हूं मैं? हाँ, क्या बोल सकता हूं यहां पे हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस ग्राफ पे? हाँ, और कोई हायर टेम्परेचर पे फिर आइसोथर्मल कर्व बनाऊं, तो क्या ऐसा बनेगा? हाँ सर ऐसा बनेगा। ये हायर टेम्परेचर पे T2, मतलब यहाँ पे हर जगह टेम्परेचर T2, और हायर टेम्परेचर पे बनाऊं तो T3, और हायर टेम्परेचर पे बनाऊं T4, और हायर टेम्परेचर पे बनाऊं
T5, क्या तुम कह सकते हो कि T5 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1? यस और नो? हाँ सर, ये सारा डॉटेड लाइन जो आपने बनाया वो आइसोथर्मल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बनाता हूं तो ऑल डॉटेड लाइन आर रिप्रेजेंट आइसोथर्मल कर्व एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहां पे हर जगह टेम्परेचर तुम्हारा T1 है, यहां पे हर जगह T2। अब बताओ, ये लाइन यहां पे कट किया तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 रहा होगा, और इस आइसोथर्मल कर्व पे हर जगह T2 तो यहां T2 रहा होगा, इस आइसोथर्मल कर्व पे हर जगह T3 तो यहां पे T3 रहा होगा, इस आइसोथर्मल कर्व पे हर जगह क्या है, T2 है, T2 ये हाँ सही है, ये पे T4 है, देखो ये T4 रहा होगा और ये T5 रहा होगा। तुम क्या करो, T5 ज्यादा है, हाँ तो देखो A से हम B तक जा रहे हैं तो यहाँ T1 कम, T2 बढ़ा, T3 बढ़ा, T4 बढ़ा, T5 बढ़ा, मतलब टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस as we move from A to B, as we move from A to B, A से B तक हम जा रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोलो यस और नो? सर बात तो आप सही कह रहे हो। देखो इसका मेथड 2 क्या जोरदार लगा। हाँ सर, ये भी एक मेथड है इस चीज को समझने का। अगर आपको मैं ये ग्राफ बना के दूं, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं सर, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर हम ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ा है सर, इसमें तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, तो ये पीवी बराबर एनआरटी में ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मानो तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरी करना चाहिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो बताओ टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर कैसा है सर? टेम्परेचर तो पता नहीं सर जी, गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा है यार, कैसे देखेंगे? तो देखो यहां पे एक आइसोथर्मल कर्व प्लॉट करो, यहां पे एक आइसोथर्मल कर्व प्लॉट करो। बताओ अगर ये आइसोथर्मल कर्व T1 है तो अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता इस डॉटेड लाइन जैसा, तो हर जगह यहां पे टेम्परेचर आइसोथर्मल कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनाता, हर जगह टेम्परेचर T1 होता। ऐसा आइसोथर्मल कर्व बनाता, हर जगह टेम्परेचर T2 होता। और ऐसा आइसोथर्मल कर्व बनाता, हर जगह टेम्परेचर क्या होता? एक कैसा आइसोथर्मल कर्व है, ऐसा अच्छे से बना, थोड़ा लिटा के ये T3 होता। अब यहां पर ध्यान से देखो, बताओ कि अगर ये T1 टेम्परेचर पे है तो यहां पर टेम्परेचर कितना था सर? T1। तो क्या यहां पे टेम्परेचर T1 है तो ए ग्राफ को, इस ए बी लाइन को, सॉलिड लाइन को कट करा तो यहां पे टेम्परेचर T1 बोल सकता हूं, हर जगह T1 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 है तो यहां भी T1 होगा। अगर ये आइसोथर्मल कर्व इसको दो जगह कट किया, यहां पे और यहां पे, तो क्या इसको मैं टेम्परेचर T2 बोलूंगा तो ये भी T2 होगा, और यहां पे कट किया T3 पे, बोल सकता हूं क्या? हाँ सर बोल सकते हो। अब बताओ आइसोथर्मल कर्व जितना ऊपर जाता है टेम्परेचर बढ़ता है? हाँ सर बढ़ता है। तो बताओ क्या पहले ही सॉलिड एंड पे टेम्परेचर T1 था? हाँ। फिर T1 से T2 बढ़ा? हाँ सर। फिर T2 से T3 बढ़ा? हाँ सर बढ़ा। फिर T3 से T2 हो गया घटा, फिर T2 से T1 हो गया घटा। मतलब एज बी मूव फ्रॉम ए टू बी, एज बी मूव फ्रॉम ए टू बी, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस, देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, फिर टेम्परेचर घटने लगेगा, मैक्सिमा को अटेंड करेगा और फिर घटने लगेगा। बताओ फील आया? और मैक्सिमम कहां पे होगा? इस ग्राफ का एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मिड पे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। सॉरी, अच्छा T1 पे है, T1 से ये T2 पे बढ़ा, ये यहां बढ़ा, बढ़ता गया, यहां मैक्सिमम होगा, फिर घटने लगेगा। देखो यहां पे तुम्हारा कुछ पीवी का प्रोडक्ट है, तुम आगे गए तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर बहुत आगे जाओगे तो वॉल्यूम प्रेशर घटने लगा, पीवी का प्रोडक्ट घटेगा। ये पता करने का कौन सा तरीका है? आइसोथर्मल कर्व डॉट प्लॉट करके, आइसोथर्मल कर्व प्लॉट करके। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं बी से ए तक जाता तो, बी से ए तक जाता तो देखो यहां पर मैं टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ा, फिर T3 मैक्सिमम, फिर घटा। मतलब थोड़ा ढंग से सोचना और जवाब देना कि आंसर क्या होगा एज बी मूव फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए। बताओ टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा? मतलब ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ये P है, ये V है, ऐसा ग्राफ बनाया, हम यहां से जा रहे हैं A से B तक, तो बताओ टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा? ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होगा? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप देखना है मुझे। जैसे मान लो ये P है, ये V है, मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये टेम्परेचर T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कर्व, तो इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? सर स्लोप तो डिफरेंशिएशन से पता चलता है, तो डिफरेंशिएशन आप dp by dv कर दो,
डीपी बाई डीवी कर दो, ये इसका स्लोप होगा। तो डीपी बाई डीवी आएगा कितना, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा कितना, ये तो बताओ। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे, पीवी बराबर एनआरटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेट से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डीपी बटा पी प्लस डीवी बटा वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंस जीरो। तो हम कह सकते हैं डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी। अब आप डीवी को इधर लाओ, पी को इधर लाओ, तो डीपी बटा डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। क्या ये ग्राफ के स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स इसको बोल सकते हैं? हाँ, स्लोप माइनस पी बाई वी को बताता है। तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप अगर आपको पता है, जैसे मैं यहां पे टेंजेंट खींच के भी तो tan थीटा से स्लोप निकाल सकता हूं, और मुझे प्रेशर पता है तो वहां पे वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है, ये क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का। समझ में आया? हाँ सर, बहुत इजी है। अगर मैं आपसे बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो सारा कुछ अपने हाथों से लिख के मैंने तुमको सिखाया है। इसको कहते हैं गे लूसेक लॉ। इसको क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस को गेलूसेक लॉ। ये कहते हैं ना आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या कहते हैं, गेलूसेक लॉ। ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है सर, दूर जा रहे हो आप। चलो, गेलूसेक लॉ में आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो dw क्या हो जाएगा सर, जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dq बराबर du प्लस dw। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, मतलब जितना हीट दूंगा वो सारा का सारा स्टोर होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर तुमको बोला तो तुरंत से समझ लो कि उसमें वर्क डन जीरो होना है। वर्क डन जीरो होना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन जीरो, तो जो हीट दूंगा वो सारा स्टोर होगा। जैसे ही बोलेगा समझ लो। गेलुजिक लॉ कहता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आप कह सकते हो पी बाई टी इज इक्वल टू एनआर बाई वी, और वॉल्यूम तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। तो पी बाई टी को आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एनआर बाई वी। आप ऐसे भी लिख सकते हो पी बाई टी, सॉरी, पी बाई टी कांस्टेंट मतलब पी वन बाई टी वन का रेशियो पी टू बाई टी टू का रेशियो होगा। आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि सर देखो, हम क्या करते हैं, वी को नीचे ले जाते हैं, तो पी बराबर एन आर बाई वी इंटू टी। अगर पी और टी का ग्राफ बनाओगे तो ये टर्म तो तुम्हारा प्योर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये तुम्हारा y एक्सिस पे मान लो प्रेशर रखते हैं, और एन आर बाई वी आपका स्लोप हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखते हैं, और इंटरसेप्ट क्या है, जीरो। यही इक्वेशन मैंने यहां लिखा है, देखो ना। देखो पीवी बराबर एनआरटी, यहाँ पे वी को नीचे लिख दोगे आप, टी को इधर ले जाओगे तो एनआर बाई वी कॉन्स्टेंट है, तो पी बाई टी का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, मतलब पी वन बाई टी वन बराबर पी टू बाई टी टू। इतना समझ में आता है? हाँ सर, इतना समझ में आता है। आइडियल गैस इक्वेशन में यहीं पे मैं वी को नीचे ले जाऊं तो पी बराबर एनआर बाई वी इंटू टी, एनआर बाई वी इंटू टी। इसी को मैं अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वाई एक्सिस पे मान लो मैंने प्रेशर रखा और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखा, तो ये जो ग्राफ बनाएंगे, तो वाई एक्सिस पे हमने रख दिया आपका प्रेशर, एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया टेम्परेचर। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, क्या उसका इंटरसेप्ट जीरो होगा? हाँ सर, इंटरसेप्ट जीरो, और एग्जैक्टली ये कट नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता है, तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। हम बताते हैं कि ये ओरिजिन से कट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे, ये टर्म आपका कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, P इज प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब सीधा सीधा है कि ये मिड से क्रॉस करता हुआ जाएगा, इंटरसेप्ट जीरो होगा। अगर इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, मतलब यहां पे कुछ ऐड हो रहा है, वहां पे आप वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तभी होगा जब ये ओरिजिन से कट करता हो जाएगा। इसका स्लोप एनआर बाई वी को बताएगा। इसका स्लोप किसको बताएगा, एनआर बाई वी को बताएगा। देखो इसका स्लोप क्या है, इसी ग्राफ का स्लोप तो एनआर बाई वी है। अगर मान लो दो आइसोकोरिक कर्व मैं बनाता हूं, एक ये बनाया मैंने और एक मैंने ये बनाया, एक ये नहीं बन सकता, एक ये बनाया, एक मिनट रुक जाओ, ये बनाया मैंने एक, ये बनाया किसी V1 वॉल्यूम पे, और ये आइसोकोरिक कर्व बनाया मैंने किसी V2 वॉल्यूम पे। अब बताओ कि दोनों ओरिजिन से कट कर रहा है, दोनों पे हर जगह वॉल्यूम कांस्टेंट बोल सकते हैं। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसमें भी देखो, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे जाने पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा हो? तो देखो सिंपल सी बात है, P T के इक्वेशन में ये जो स्लोप है वो एनआर बाई वी से पता चल रहा है, और स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है।
तो जिसका स्लोप तुम्हारा कम है, जिसका स्लोप कम है, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा V2 से। अलग अलग वॉल्यूम पे आइसोकोरिक कर्व हमने बनाया, अलग अलग वॉल्यूम पे आइसोकोरिक कर्व हमने बनाया। ठीक है, इसको देखने का एक और तरीका है, सर क्या? अगर मैं यहां पे टेम्परेचर T0 फिक्स कर दूं, तो इसी टेम्परेचर पे इसका प्रेशर आ रहा है कुछ P1, और इसी टेम्परेचर पे डॉट ऊपर जाऊंगा तो इसका प्रेशर आ रहा है कुछ P2। तो आप ये भी कह सकते हो कि PV बराबर nRT। अब इस पॉइंट पे टेम्परेचर T0 और इसका भी टेम्परेचर T0, तो T0 टेम्परेचर पर ही हम दोनों को देखते हैं। तो टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाया है ऐसा, ये टेम्परेचर के फिक्स करके ऐसा वर्टिकल लाइन बनाया, यहां पे टेम्परेचर T0, यहां भी टेम्परेचर T0, भाई ऐसा डॉटेड लाइन बनाऊंगा तो यही होगा। अब इस टेम्परेचर पे यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, देखो तो प्रेशर इस पॉइंट पे ज्यादा है, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया पूरा। अब जिस पर प्रेशर ज्यादा उस पर वॉल्यूम कम होगा, देखो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो V2 कम होगा, देखो V2 कम। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक क्या होता है, तरीका होता है। और यहां पे अगर आप कोई ग्राफ ऐसा बनाओ, VP या TV या PV, कोई भी, या PV तो उधर बन गया, VT, कोई भी ऐसा बना, अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बना रहा तो कैसा ग्राफ बन सकता है? ऐसा देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे V इधर है तो ऐसा, यहाँ पे V इधर है तो ऐसा, देखो कि ये तीनों ही आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे देखोगे? तो जो वॉल्यूम एक्सिस है उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच, इतना ही पढ़ाऊंगा, दो ही प्रोसेस। मजा आ गया, चीजें जो पढ़ाई डेप्थ में भी ले जाके मैंने ग्राफ का स्लोप भी बताया, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, अब हम इस पे अच्छे सवाल और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए अटैच कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस पे जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।